गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको पाठ्यक्रम दे दिया है। पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे। कल मंगलवार के दिन आपको कैंपस केयर के द्वारा सूचना मिल जाएगी। बुधवार के दिन आपकी परीक्षा होगी। बच्चों, अब मैं आता हूं पाठ की तरफ। लहासा की ओर, जैसा कि मैंने राहुल संस्कृतायन की रचना है यह, और इनका परिचय मैंने पहले ही दे दिया है। फिर भी पाठ का सारांश मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग में 4-4 पॉइंट्स मैंने अलग किया है। बच्चों, लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत निबंध है। इसमें राहुल संस्कृतायन ने सन 1929-30 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। बच्चों, ये जो पहले भाग में मैंने बतलाया तो नहीं, लेकिन जो पहला संकेत बिंदु बनता है वह यह है कि तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम और कठिनाइयां हैं। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें सदा पर्दा नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता है। उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती है। वहां चाय, मक्खन और सोडा नमक मिलाकर तथा चोड़ी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है। ये वहां की सामाजिक व्यवस्था है, खान पान, रहन सहन। दूसरा संकेत बिंदु है ठहरने का प्रबंध। लेखक जब चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी यानी कि राह चलने का एक तरह का ये टैक्स मांगने आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी, जिनका नाम सुमति है, चीटें उसे दे दी। सुमति के जान पहचान के कारण उसे थोडला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर वहां आए तो उन्हें एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। चूंकि वहां पर थोड़ा भयावना जगह है, कभी कभी वेश बदलना पड़ता है। दूसरा संकेत बिंदु है थोडला का जंगल। थोडला का जंगल डांडे तिब्बत के खतरनाक स्थल हैं। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। हाँ, डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खूब आसानी से लोगों के खून हो जाया करते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उनके सामान को लूटते हैं। कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। बच्चों, लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं है। वे जहां भी खतरनाक स्थिति देखते टोपी उतार कर भीख मांगने लगते। बच्चों, चौथा और अंतिम संकेत बिंदु है घोड़ों पर यात्रा। अगले दिन यानी 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर उन्हें ऊपरी जगह पर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़ों का
दोपहर के समय वे वहां पर पहुंचे। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई थी। दाहिने तरफ हिमालय की चारों ओर बर्फीली चट्टानें थीं। भीटे की तरह वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न बर्फ थी न हरियाली थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जाता था। बच्चों, ये हम 4 संकेत बिंदु के आधार पर आपको मैंने कुछ बातें बताई हैं। प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं 4 संकेत बिंदुओं के अंतर्गत हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। पुनः तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आप परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। मैं बुधवार को परीक्षा लूंगा। हाँ, कल मंगलवार के दिन आपको सूचना दे दी जाएगी।